द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, निवेश बनाम स्पेकुलेशन। निवेशक का क्या मतलब है? पूरी पुस्तक में इस शब्द को स्पेकुलेटर के विपरीत इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत पहले 1934 में हमारी पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने इन दोनों के बीच का स्पष्ट अंतर को दर्शाने का प्रयास किया था, जो यह था, निवेश क्रिया वह है जिसमें विश्लेषण के माध्यम से मूल पूंजी की सुरक्षा और समुचित रिटर्न को तय किया जाता है। जिन कार्यों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती वह स्पेकुलेशन है। हम इस परिभाषा पर अगले 38 वर्ष तक दृढ़ रहे, लेकिन इस अवधि में निवेशक शब्द के उपयोग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए उन पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। 1929 से 1932 में बाजार में बड़ी गिरावट के बाद सभी सामान्य शेयरों को मोटे तौर पर स्पेकुलेटिव प्रकृति का माना जाने लगा। एक प्रमुख अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि निवेश के लिए केवल बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए। इसलिए हमें तब अपनी परिभाषा को इस आरोप से बचाना पड़ा था कि इसने निवेश की धारणा को काफ़ी व्यापक बना दिया था। अब हमें अलग तरह की चिंता है। हमें अपने पाठकों को इस आम शब्दजाल को स्वीकार करने से बचाना है, जो शेयर बाजार में किसी को भी और हर किसी को निवेशक बता देते हैं। अपने पिछले संस्करण में हमने जून 1962 की अपनी प्रसिद्ध वित्त पत्रिका के आमुख लेख में निम्न शीर्षक का दृष्टांत दिया था। छोटे निवेशक में मंदी का रुख बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग में जुटे। अक्टूबर 1970 में इस पत्रिका ने असावधान निवेशकों पर आलोचनात्मक संपादकीय का प्रकाशन हुआ था, जो उस वक्त खरीदने के होड़ में शामिल थे। यह उद्धरण उस भ्रम को साफ तौर पर दर्शाते हैं जो निवेश और स्पेकुलेशन शब्दों के उपयोग में अनेक वर्षों से प्रमुख रहा है। हमारे ऊपर बताई निवेश की परिभाषा पर विचार करें, फिर इसकी तुलना समाज के एक गैर अनुभवी सदस्य द्वारा किसी स्टॉक के कुछ शेयरों के बिक्री से करें, जिसे यह भी पता न हो कि वह क्या बेच रहा है। इस सदस्य को काफ़ी हद तक भावनात्मक आधार पर विश्वास हो कि वह उन्हें बहुत ही कम भाव पर फिर खरीद लेगा। इस बिंदु पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जब 1962 में यह लेख बाजार में आया, तब तक बाजार में पहले बड़ी गिरावट आ चुकी थी और अब तक नई शानदार तेजी की तैयारी में था। यह शॉर्ट सेलिंग का जितना संभव हो सके उतना बुरा वक्त था। अधिक सामान्य अर्थों में बाद में इस्तेमाल हुए असावधान निवेशक शब्द को कई बार खर्चीला कंजूस जैसे हास्यजनक विरोधाभास के तौर पर लिया जा सकता है, जो शरारत नहीं बस भाषा का दुरुपयोग है। अखबार निवेशक शब्द इसी तरह का उपयोग करते हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट की सरल भाषा में प्रतिभूति सिक्योरिटी खरीदने या बेचने वाला हर व्यक्ति निवेशक होता है, फिर भले ही वह कुछ भी या किसी भी उद्देश्य से या किसी भी भाव पर नकद या मार्जिन की किसी भी खरीद रहा हो। इसकी तुलना 1948 में जनता के सामान्य शेयरों के प्रति दृष्टिकोण से कीजिए, जब प्रश्न पूछे जाने वालों में 90% से सामान्य शेयरों की खरीद का विरोध किया था। उनमें से आधे लोगों ने इसका असुरक्षित व जुए जैसा होना और शेष आधे ने इनकी जानकारी न होने का कारण बताया। निश्चित ही यह विडंबना है, हालांकि हैरानी नहीं, कि हर तरह के सामान्य शेयर की खरीद को आमतौर पर काफ़ी हद तक अत्यधिक स्पेकुलेटिव या जोखिमपूर्ण माना जाता था, वह भी उस वक्त जब वे इसे अत्यधिक आकर्षक आधार पर बेच रहे होते थे और जल्दी ही इतिहास की सबसे बड़ी बढ़त शुरू होने वाली थी। इसके उलट तथ्य यह माना था कि वस्तुतः वे स्पष्ट रूप से बीते अनुभव के कारण खतरनाक स्तर पर माने जाने वाले स्तर के आगे बढ़ गए थे, जो निवेश में परिवर्तित हो गया था और शेयर खरीदने वाली सारी जनता निवेशक हो गई थी। साधारण शेयरों में निवेश और स्पेकुलेशन के बीच का अंतर हमेशा से ही उपयोगी रहा है और इसका लुप्त होना चिंता का कारण होता है। हमने अक्सर वॉल स्ट्रीट को बतौर संस्थान यह सलाह दी है कि
वह इस अंतर को पुनः स्थापित करे तथा जनता के साथ अपने सभी कारोबार में इस पर जोर दे। अन्यथा स्पेकुलेशन से भारी हानि का दोष किसी न किसी दिन स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाएगा, न कि इसने शिकार बने लोगों को समुचित चेतावनी नहीं दी। विडंबना देखिए कि एक बार फिर कुछ स्टॉक एक्सचेंज फर्मों में हाल ही में हुए वित्तीय परेशानियों का कारण उनका स्पेकुलेटिव सामान्य शेयरों का अपने खुद के मूल पूंजी पर फंड में शामिल करना रहा। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के पाठकों का सामान्य शेयरों से संबंधित अंतर्निहित जोखिमों के बारे में साफ तौर पर समझ जाएंगे। ऐसे जोखिम जो उनसे मिलने वाले मुनाफे के मौके के अनिवार्य रूप से होते हैं तथा इन दोनों को निवेशक को अपनी गणनाओं में अवश्य शामिल करना चाहिए। हमने अभी जो कहा है यह इस बात का संकेत है कि साइमन प्योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जैसी अब कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्रतिनिधि साधारण शेयर समावेशित हो। इस तरह कोई व्यक्ति इन्हें इस भाव पर खरीदने की प्रतीक्षा कर सके जिसमें बाजार संबंधी जोखिम न हो अथवा कोटेशनल घाटा इतना बड़ा हो कि बेचैन कर दे। निवेशक को बहुधा अपनी शेयर होल्डिंग में स्पेकुलेटिव फैक्टर होने पर नज़र रखनी चाहिए। यह उसका काम है कि वह इस घटक को न्यूनतम सीमा में रखे और वित्तीय और मानसिक तौर पर बुरे से बुरे परिणामों के लिए तैयार रहे जो कम या लंबी अवधि भी हो सकते हैं। यहाँ स्टॉक स्पेकुलेशन से संबंधित जो दो पैरा होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेकुलेटिव घटक अधिकांश प्रतिनिधि सामान्य शेयरों में अंतर्निहित होते हैं। स्पष्ट स्पेकुलेशन न तो अवैध है, न अनैतिक और न ही अधिकांश लोगों के लिए इसे सीखना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ हद तक स्पेकुलेशन आवश्यक व अपरिहार्य है, क्योंकि बहुत से साधारण शेयरों में लाभ और हानि दोनों की पर्याप्त संभावना होती है तथा इसके जोखिम भी कल्पना कर लेनी चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में इस तरह इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन भी होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत तरीके हैं जिसमें स्पेकुलेशन बुद्धिमानी नहीं होती। इनमें से कुछ प्रमुख है: स्पेकुलेशन करते हुए निवेश समझना, समुचित ज्ञान और कौशल न होने के बावजूद स्पेकुलेशन को विनोद की जगह गंभीरता से लेना, और जितना नुकसान सह सके उससे ज़्यादा धन स्पेकुलेशन में लगाना। हमारी रूढ़िवादी सोच के अनुसार प्रत्येक गैर पेशेवर जो मात्र मार्जिन पर काम कर रहा है वह स्वयं सिद्ध स्पेकुलेशन कर रहा है और यह उसके ब्रोकर का काम है कि उसे सही सलाह दे। और जो कोई भी कथित लोकप्रिय सामान्य शेयर खरीद रहा है या ऐसी ही किसी चीज़ खरीद रहा है वह यह स्पेकुलेशन है या जुआ। स्पेकुलेशन हमेशा से मोहक रहा है और अगर आप इस खेल में माहिर है तो यह बहुत आनंददायी भी है। लेकिन अगर आप इसमें भाग्य आजमाना चाहते हैं तो अपनी मूल पूंजी का कुछ हिस्सा, जो जितना कम उतना अच्छा है, को इस उद्देश्य से अलग कर ले कि इस खाते में ज़्यादा धन केवल इसलिए न जोड़े क्योंकि बाजार चढ़ रहा है और मुनाफा बढ़ रहा है। यह वक्त अपने स्पेकुलेशन फंड से पैसा निकालने का है। अपने स्पेकुलेटिव और निवेश परिचालन को एक ही खाते से न करें, न ही ऐसा सोचें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।